सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय राधे श्री राधे कृष्ण गुरुजी, सर। राधे राधे। हाँ, राधे जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे राधे, क्या बात है। आपको राधे राधे का मतलब पता है क्या होता है? एनीबॉडी? राधे राधे। राहा दे। यस। तो जीवन जब कभी भी लाइफ स्टक कर जाए, अंधकार आ जाए, रास्ता ना दिखाई दे, क्या बोलना है? राधे राधे। और ये बोला जाता है वृंदावन में, तो राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, है ना। तो ये उन लोगों के लिए क्लू है जिनको मैं कहता हूँ भाई कृष्णा जी को अपना गुरु बना लो, कोई मुसीबत है उनको बुला लेना, वो आ जाते हैं हेल्प करने। और उस कंडीशन में ना आ रहे हो, आपको लग रहा है भाई मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ भगवान की, लेकिन फिर भी मेरे दुख हरण हरण करने के लिए वो नहीं आते, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपने? राधे राधे पुकारना है। जब राधे राधे पुकारे तो कृष्ण जी अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो अपनी भक्ति उस लेवल की रखिए कि यस भगवान स्वयं आपके आगे आकर बोले बता क्या क्यों परेशान है बच्चे। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या यार? सबको क्लियर जा रही है? गुलशन जी आपकी आवाज देख लो, आपके यहाँ कुछ एंटर पर कोई दिक्कत हो सकती है। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ ठीक है, कल्पना जी कह रही है सर बहुत ठीक। चलिए, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है या कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है रेमेडीज का। और मैं वहीं से शुरू करता हूं हमेशा। शास्त्र क्या कहते हैं रेमेडीज के मामले में? शास्त्र ने 5 तरह की रेमेडी को डिकोड करने के लिए बोला है या अपनाने के लिए बोला है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो मेडिकल से लेकर है, फाइनेंशियल है, फिजिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है ना, कमर्शियल है, कोई भी इश्यू आपकी जिंदगी में है, तो शास्त्र कहता है कि 5 तरह की रेमेडी से हम आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चाहे वो वास्तु से रिलेटेड है ना, आपकी जिंदगी में किसी भी से रिलेटेड है। वो है मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि। ये 5 टूल दिए हैं शास्त्र ने। अब मंत्र, मंत्र एक अपने आप में एक हाई एनर्जी है। मंत्र एक सुप्रीम रेमेडी है। उसको करने के लिए बड़े सारे आपको एक टूल पता होने चाहिए, उनके प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए। फिर आता है यंत्र। यंत्र में जितनी भी तरह की चीजें हैं, मतलब कोई भी आप एज ए यंत्र यूज कर रहे हो। जैसे हमने बताया कि भाई आपका नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर एक गुरु की फोटो लगा लेना। फोटो इज व्हाट? फोटो अब एक यंत्र की तरह काम करेगी। हमने बोला कि भाई यहाँ पर आपने एक कैंडल जलानी है, तो कैंडल इज यंत्र, वो यंत्र की तरह काम करेगी। हमने बोला कि हवन कुंड की पिक्चर लगा लो, कोई स्टैचू रख लो, कोई गाय बछड़े की पिक्चर लगा लो, पिक्चर रख लो, दैट इज यंत्र। हमने बोला एक लॉकेट पहन लो, है ना, होता है लॉकेट पहना देते हैं, दैट इज ऑल्सो यंत्र। लॉकेट यंत्र की तरह काम कर रहा है। तो आपने क्रिस्टल धारण किया, आपने रत्न पहने, जेमस्टोन पहने, वो भी क्या है, एक यंत्र की तरह काम कर रहा है, यंत्र। तो जितनी भी तरह की ये रेमेडीज होती हैं अपने पास रखते हैं, अप्लाई करते हैं, दीवार में लगते हैं, हम खुद यूज करते हैं, दैट इज यंत्र, यंत्र की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट है दान, स्नान और औषधि। दान मतलब चैरिटी। यस, हमारे यहाँ आप सभी को पता है कि दान की क्या महत्वता है। तो दान से आप अपनी लाइफ की काफी सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन दान किसका करना, कब करना, है ना, ये पता होना चाहिए। फिर आता है स्नान। स्नान हमारे यहाँ आप सभी लगभग हिंदू फैमिली से हैं जो अभी बैठे हैं। हमारे यहाँ क्या बोला गया है कि गंगा स्नान करने जाओ, तीर्थ स्नान करने जाओ। फिर स्पेशल डेज में कुंभ का मेला लगता है हमारे यहाँ। लगता है ना कुंभ का मेला लगा कि चलो भाई स्नान करने जाएंगे। ऐसा क्या है भाई कुंभ के मेले में? ऐसा क्या है? कभी कुंभ उज्जैन में लग रहा है, कभी कहीं और लग रहा है, कभी कहीं और लग रहा है। ऐसा क्या है? स्नान तो आप रोज करते हैं। गंगा स्नान में, कुंभ स्नान में ऐसा क्या खास बात है भाई? कुछ तो बात होगी ना, तभी आपके पूर्वज गंगा स्नान अमावस्या पे जाते हैं, पूर्णिमा पे जाते हैं स्नान करने। तो स्नान का मतलब ये नहीं कि पानी में डुबकी मारना। किसी अच्छे गुरु की संगत में रहते हो तो ज्ञान का स्नान हो रहा है। सूर्य का स्नान होता है, चंद्रमा का स्नान होता है, जल से स्नान होता है। स्नान कई तरह के स्नान होते हैं, तो बताए सिखाएंगे आपको कि स्नान कितने तरह के होते हैं और इन स्नान से, है ना, कैसा फायदा उठा सकते हैं। फिर लास्ट में औषधि। औषधि
तो बहुत सारी औषधि, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपका या अपनी ऑरा को क्लीन करना है, कोई ब्लॉकेज को करना है, तो वहां पर औषधि का भी यूज बताएंगे। तो ये 5 तरह की रेमेडी है। तो इस कोर्स के अंदर हम 3 तरह की रेमेडी को डिकोड करने वाले हैं, दान, स्नान और औषधि। कि इनको यूज कर कैसे आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, चाहे वो अभी की हैं, पास्ट कर्मास की हैं, उनको कैसे हम करें। तो आज सक्षम हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक इंसान बिना एस्ट्रोलॉजी जानते हुए एक किसी भी कुंडली देखकर ये बता पाए कि भाई ये कर्मा जो है, इस कर्मा का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, या कर भी सकते नहीं कर सकते हैं। कुछ दोष ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नहीं, आपको भुगतने पड़ेंगे। कुछ दोष ऐसे होते हैं कि हम अपने कर्मों से, कर्म मतलब कोई संस्कार कर कर, कोई दान स्नान, इस तरह की रेमेडी कर कर उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो आज हम सक्षम से जानेंगे कि भाई इसके बारे में रोशनी कैसे। सभी को जय श्री कृष्ण और हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा अभी सर ने बताया कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार का उपाय किया जा सकता है, और उसके लिए सर बेसिक थोड़ा सा ज्योतिष तो जरूरी है। एंड उतना बेसिक तो बच्चे जान ही जाते हैं, और ज्यादातर हमारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि जो हमने 8 वीडियो लगभग सबको दी मैं। देखिए, हाँ जी। और समझने का जिन मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ज्योतिष की जरूरत नहीं होती है आपको इन सब चीजों करने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा ये तो इतना तो बताओ कि भाव कितने होते हैं, पहला भाव कौन सा है, राशियां कितनी होती हैं, प्लैनेट कितने होते हैं, ये थोड़ा पता होना जरूरी है बस। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उनको भी हम कल बेसिक के 8 वीडियोस देंगे ग्रुप के अंदर, ताकि आप वो प्रॉपरली देख पाए। और अभी जैसे जस्ट कुछ समय पहले ही मैं और सर डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे एक महा उपाय है, वो महा उपाय हम कैसे आप सभी तक पहुंचा सकते हैं। और वो महा उपाय इतना कारगर है कि सर ने उसका एक्सपीरियंस खुद लिया है। जब मैंने उन्हें, अभी सर इंदौर आए थे तो मैंने उन्हें उसके बारे में बताया था, और सर ने वो करके भी देखा। तो आप लोगों के साथ भी वो शेयर करा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फेस टू फेस होना पड़ेगा। लेकिन हमें ग्लास की वो जरूरत रेमेडी पड़ती इतनी है कि कारगर है कि बहुत सारी रेमेडीज हम कराते हैं, उसके जो परिणाम है वो इंस्टेंट आते हैं भाई। तो कुछ होता है ना, कभी कभी जैसे हम वास्तु में बताते हैं कि बेटा ये कर ले, लेकिन वास्तु की कोई भी रेमेडी हम देते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ रेमेडी हाथ लग जाती है हमारे कि भैया 2 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, 7 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह की रेमेडी सक्षम ने पिछले दिनों रिकॉर्ड की है, और उस रेमेडी को साक्षात मैं आप सभी को बताया कि 4-5 दिन इंदौर या महाकाल के दर्शन के लिए गया था। तो लर्निंग, वो मेरा जर्नी भी थी और दर्शन जर्नी भी। तो वहां पर जो उस अवस्था में जाकर जो रेमेडी की, वो सारी चीजें डिकोड की हमने वहां पर, और वो रेमेडी बहुत ज्यादा कारगर। इसलिए सक्षम का मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि वो रेमेडीज ने फर्स्ट टाइम मुझे बताई और वो मुझे इतनी अच्छी लगी। यस। लेकिन उसमें समस्या ये है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा आपकी लाइफ हो सकती है अगर सावधानी पूर्वक ना करा जाए। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, लेकिन आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए उस प्रभाव को हैंडल करने के लिए। एक आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप कैसे उस स्टेट को, उस प्रभाव को आप हैंडल कर रहे हैं। करेक्ट सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सो हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको कोई ऐसी चीज ना बताई जाए जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर हो, और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए कुछ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडीज से, जिनके पीछे शास्त्रोक्त लॉजिक है। और वो लॉजिक भी आपको डिकोड करा जाएगा। आज ही की क्लास में आपको बेसिक लॉजिक डिकोड करा जाएगा कि हम किस लॉजिक के ऊपर इस पूरी वर्कशॉप को करेंगे। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज, या आप कह सकते हैं टोटके नहीं मिलेंगे
जो ह्यूमन ब्रेन के द्वारा बनाए गए हैं, जो अभी के कुछ ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं, जिनका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। और उन चीजों को फॉलो करके होता क्या है, या तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, या तो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव परिवर्तन आ जाते हैं। क्यों नेगेटिव परिवर्तन आते हैं? क्योंकि हर चीज ज्योतिष से लिंक्ड है। अब किसी ने अपना दिमाग लगा के ये बोला कि आप ये घास है, इस घास को आप पानी में भिगो दो और उसके बाद दूध में भिगो के इसको चंद्रमा की रोशनी में सुखा के आप कंज्यूम कर लो, तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, घास भी एक कहीं ना कहीं किसी चीज का कारक है, दूध भी है, चंद्रमा भी है। और जब आप इन चीजों को मिलाते हैं, आप प्रोसेस करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर टोटके के पीछे कोई शास्त्रोक्त किसी ऋषि ने कुछ नहीं बताया, ये किसी ने अपने दिमाग से सोच के कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्योतिष आज तक किसी ने पूर्णतः नहीं स्टडी किया। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने पूरा ज्योतिष पढ़ लिया है और मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज हमारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, और जो भी शास्त्रोक्त तरीके से ज्योतिष पढ़ने, उन सबके साथ ये चीज है कि आप इस जिंदगी में पूरा ज्योतिष नहीं पढ़ सकते। तो अब अगर मैं पूरा ज्योतिष नहीं पढ़ सकता, तो अगर मैं अपने दिमाग से कोई चीज बनाऊं, कोई एक उपाय बनाऊं, कोई एक रेमेडी बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई चीज मिस करूंगा। क्योंकि मुझे उतना पता है जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन करा है, और ज्योतिष को कोई पूरा पढ़ नहीं सकता। तो मेरे दिमाग से निकली हुई चीज में कोई ना कोई खामी होगी, और उस खामी का जो रिजल्ट है वो मेरे क्लाइंट्स भुगतेंगे, या अगर मैं वो रेमेडी खुद कर रहा हूं तो मैं भुगतूंगा, एंड दैट विल बी अ नेगेटिव रिजल्ट। इसीलिए जरूरी ये है कि ऑलरेडी जो चीज ऋषियों ने बताई हुई है, उन्हें फॉलो किया जाए अपनी नॉलेज के साथ। आप मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऋषियों ने जो चीज बताई है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होना चाहिए, उसमें अपना डायग्नोसिस लगा के आप रेमेडी वही दें जो ऋषियों ने बताई। आप डायग्नोसिस अपना करिए, आप प्रॉब्लम को निकालने का प्रयास अपने एंड पे करिए, लेकिन उपाय आप वही दीजिए जो ऋषियों ने बताए हैं, जो वैदिक हैं। हमेशा टोटकों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उस टोटके में क्या इन्वॉल्व हो रहा है वो एक एक क्वेश्चन मार्क है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप टोटकों को देखते हैं, अगर आप टोटकों को एनालाइज करेंगे, तो टोटके कोई भी कर सकता है, हर किसी के लिए वो ओपन है। आप कोई भी टोटका या कहीं से भी आप कुछ भी लेके करिए, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको ज्योतिष की आवश्यकता है या आपको हॉरोस्कोप को देखने की आवश्यकता है। कोई भी टोटका कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कारण नहीं है, इसलिए वो कोई भी कर सकता है। और जिस चीज के पीछे कारण नहीं है, जिस चीज के पीछे विज्ञान नहीं है, वो ऋषियों के द्वारा नहीं लाई गई, वो इंसानों के द्वारा लाई गई है। सो जनरल रेमेडीज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जनरल रिचुअल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हर कोई कर सकता है। रिचुअल्स में भक्ति होती है और थोड़ी सी क्रिया होती है जो हर किसी के लिए है। लेकिन जहां पे आप उपाय की बात कर रहे हो, वहां पे जनरल उपाय करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी। नेक्स्ट, मंत्र। बहुत एक क्वेश्चन रहता है लोगों को, सर आप मंत्र का विज्ञान बताएंगे या कैसे मंत्र किए जाते हैं वो बताएंगे। यहां अगेन प्रॉब्लम आ रही है आपके एंड से। मंत्रों के लिए एक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। वो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए उस विद्या को ग्रहण करने के लिए। और वो एलिजिबिलिटी के लिए आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे रिचुअल्स करने होंगे। आपको अपनी क्लेanलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है।
और साथ साथ आपको प्रॉपर संस्कृत और प्रॉपर वैदिक उच्चारण आना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र को सिर्फ जो लिखित भाषा है उस तरह से उसे नहीं पढ़ा जाता। मंत्रों में स्वर होते हैं, उन स्वरों का प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए। मंत्र में समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सुबह अगर आपको 7 बजे पढ़ने हैं तो 7 ही बजे पढ़ने हैं, वो फिर चेंज नहीं हो सकता, वो 8 नहीं हो सकता, वो 6 नहीं हो सकता। आप फॉलो नहीं करेंगे देन उसके भी परिणाम किसी किसी केसेस में नेगेटिव आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रॉन्ग मंत्र इज द बिगेस्ट एनिमी। आप अगर कोई ऐसा मंत्र कर रहे हैं जो आपके लग्न की एनर्जी को 8वें भाव में लेके जा रहा है, तो आपके लिए इट इज वेरी बैड। या आप प्रोनाउंस ऐसा कर रहे हैं कि जो एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, देन वो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। सो मंत्र सीखने की, मंत्र के लिए एलिजिबल होने के लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस। और वो प्रोसेस अगर आपको सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको सुबह उठकर जो हमारे धर्मशास्त्र की क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में, आपको वो ज्वाइन करना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वहां से आपके लिए रास्ते खुलेंगे। देन जो एक थर्ड कंपोनेंट है रेमेडीज का, दैट इज तंत्र। और तंत्र के विषय में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि तंत्र मतलब एक शमशान में एक तांत्रिक बैठा हुआ और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। तंत्र इज अ प्रोसेस। तंत्र की भी दीक्षा रिक्वायर्ड है। तंत्र जो प्रोसेस है वो ज्ञान का प्रोसेस है। सो और एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर तांत्रिक रेमेडीज काम करती हैं, क्योंकि सिचुएशन हॉरोस्कोप की वैसी होती है। बट यहां पर भी आपको एक विधि से उस प्रोसेस को सीखने की रिक्वायरमेंट बनती है। ये जनरल बेसिस पे नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? बिकॉज तंत्र में अगर आप गलती करते हैं तो वहां पे जो बैकफायर होता है वो इमीडिएटली होता है। सो आप गलती नहीं कर सकते। सो अगर आप वो रेमेडी कर भी रहे हो तो उसके लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। वहां पे गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। सो तंत्र के विषय में आप सबसे पहले अपने मन से जो गलत फहमियां हैं वो बाहर निकाल दीजिए। जैसे भक्ति मार्ग से हम भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं, वैसे ही तंत्र मार्ग से भी कर सकते हैं। और एक प्रॉपर ज्योतिषी के पास वैदिक और तांत्रिक दोनों ही दीक्षाएं होती हैं, तभी वो एक एक्सपर्ट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो हम अभी इस लेवल पे तो तांत्रिक प्रोसेसेस में नहीं जाएंगे। हम वैदिक प्रोसेसेस में ही रहेंगे। और वैदिक प्रोसेसेस में जैसा कि सर ने बताया कि दान, स्नान और औषधि के द्वारा किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, ये हमारा अप्रोच रहेगा। और इस अप्रोच का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर गलती भी करोगे तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा इन रेमेडीज को करके जो मैं आपको बताऊंगा। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा एज अ कंसल्टेंट। बिकॉज अगर एक कंसल्टेंट बिना कुछ जाने कहीं से पढ़ के कोई रेमेडी देता है तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आएगा। लेकिन ये जो रेमेडीज आप दोगे, लॉजिकली जब आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि इन रेमेडीज का वो नेचर नहीं है कि ये किस और आप सीख कर दे रहे हो। दैट इज द मेन थिंग। आप इस पूरे प्रोसेस को सीख कर दे रहे हो, और सामने वाला आपका क्लाइंट भी अगर कोई गलती करता है तो भी उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो या तो पॉजिटिव होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गलती कर दी तो कुछ नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो बहुत ही सेफ अप्रोच यहाँ पे आपको
सिखाई जाएगी, बट यस, इस अप्रोच के लिए भी आपको बेसिक हाइजीन मेंटेन करके चलना है। किसी भी प्रकार की जब हम रेमेडी देते हैं सामने वाले को, तो जिस दिन आप रेमेडी दे रहे हैं, जिस दिन आपका वो कंसल्टेशन है, उस दिन किसी भी आप आप अपने बालों को और अपनी दाढ़ी को ना कटवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जब आप वैदिक और तांत्रिक इनिशिएशंस में आते हैं तो आपको शिखा रखनी पड़ती है यहाँ पे, और इस शिखा को बांधकर फिर रेमेडी दी जाती है, या कोई भी कंसल्टेशन भी इस शिखा को बांध के की जाती है। लेडीज के लिए ये ऑलरेडी यहाँ पे उनकी शिखा होती है, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनको ये शिखा बढ़ानी होती है। शिखा के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है दीक्षा के समय। बट आपको वहां पे अभी उस इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी समय किसी को ये रेमेडीज दे रहे हैं, तो उस दिन आप शेविंग या इस तरीके का कोई भी काम ना करवाएं। नेक्स्ट, कंसल्टेशन के पहले और कोई भी रेमेडी देने के पहले आपको ये जरूरी है कि आपका स्टमक एम्प्टी हो, एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे पहले से आपने कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए। फ्रूट जूसेस वगैरह अगर आपने लिया है तो वो चलेगा, लेकिन कोई भी सॉलिड फूड आपके स्टमक में नहीं होना चाहिए। 2 घंटे का गैप आपको रखना है जब आप किसी किसी का आप हॉरोस्कोप देख रहे हो और किसी को आप रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर रहे हो। इवन अगर आप रेमेडीज नहीं भी दे रहे हो और आप सिर्फ हॉरोस्कोप देख रहे हो, देन ऑल्सो ये इस नियम का पालन आपको अवश्य ही करना है। स्नान के विषय में जो डेली बेसिस पे लोग स्नान करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है। आप सब लोग जानते होंगे कि एटलीस्ट 2 बार आपको स्नान करने की आवश्यकता होती है अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो बेसिक नियम है शुद्धि से रिलेटेड, वो सारे नियम आपको फॉलो करने अनिवार्य हैं एज अ कंसल्टेंट। नाउ, जो अप्रोच मैंने आपको बताया था कि जिस अप्रोच पे हम काम करेंगे, उस अप्रोच के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं। और इसके विषय में मैंने, जो हमारा फ्री वेबिनार हुआ था उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे आपका प्रारब्ध जो है वो फॉर्म होता है। और जब आप ग्रहों की पोजीशंस रीड कर रहे हैं किसी हॉरोस्कोप में, तो आप बेसिकली ये देख रहे हैं कि इसका प्रारब्ध क्या है। सूर्य से रिलेटेड इसका प्रारब्ध क्या है, सूर्य से रिलेटेड इसने पास्ट में कैसे कर्म किए हैं, चंद्र से रिलेटेड इसने पास्ट में कैसे कर्म किए हैं, मंगल से रिलेटेड कैसे कर्म किए हैं, बुध से रिलेटेड कैसे किए हैं। और वो जो कर्मा है वो शुभ है या अशुभ है, और वो किस प्रकार के इवेंट्स इस व्यक्ति की जिंदगी में लेकर आएंगे, ये हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं ज्योतिष के अंदर। और फिर उसके हिसाब से रेमेडीज अलग अलग फॉर्मुलेट होती हैं। सो हर प्लैनेट, हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ प्रारब्ध देगा और थोड़ी सी आपको फ्री विल भी देगा। वो मतलब एक ग्रह आपको कुछ परसेंटेज फिक्स्ड देगा जो आपके पूर्व जन्म से होकर आया है, और कुछ परसेंटेज आपके पास होगी आपकी फ्री विल। और ये चीज हर ग्रह के साथ है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी ग्रेव है, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उस प्लैनेट को स्टडी करके और ये देखकर कि उसका कितना परसेंट फिक्स्ड है, कितना वो प्रारब्ध से लेकर आया है आपकी जिंदगी में, और कितना आपको उसने फ्री विल दिया। तभी हम रेमेडी कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना आपको फिक्स्ड कर्म दे रहा है और कितनी आपको फ्री विल दे रहा है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये लॉजिक है। और जब ये लॉजिक आपको क्लियर होगा तब आपको समझ में आएगा कि
मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरह से बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे कुछ भी बोल दिया जाता है। तो ये रियलाइजेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। सो यहां पर मैं एक टेबल आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और ये जो टेबल है, ये टेबल सूर्य से रिलेटेड ये टेबल है। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स का हम करेंगे वर्कशॉप में। नाउ इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में है सन। हमारे पास सारे प्लैनेट्स का ये टेबल प्रेजेंट है, और वो आपके साथ शेयर करा जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउसेस, एंड यहाँ पर सारी की सारी ये राशियां हैं, और इनके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली परसेंटेजेस हैं। जैसे ये 70% है, ये 83% है, ये 54% है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये परसेंटेजेस हैं, और ये परसेंटेजेस हैं फिक्स्ड कर्मा की। सो 100% में से इसे हम डिकोड करते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए 79% है, मतलब कि आपके पास फ्री विल बहुत कम है। यहाँ पे 100 माइनस 79, 79% फिक्स्ड कर्मा है, और रिमेनिंग फ्री विल है। ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे तो 42% फिक्स्ड कर्मा है, और बाकी की फ्री विल है, यानी कि मेजोरिटी फ्री विल दी हुई है प्लैनेट ने। सो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे फिक्स्ड कर्मा के नंबर्स हैं जो 100% में से निकाले जाते हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, आप यहाँ पे अप्रोच देखिए कि वैदिक अप्रोच कितनी लॉजिकल है। सूर्य, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, हाउस देखना है। और इन हाउसेस में अब ये राशियां अगर आती हैं तो कितना परसेंट फिक्स्ड प्रारब्ध सूर्य से रिलेटेड आपके जीवन में होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य आपका फर्स्ट हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में प्लेस्ड है, और इन तीनों भावों में अगर एरीज राशि आती है, तो 96% सूर्य से रिलेटेड फिक्स्ड कर्मा आपकी जिंदगी में है, और फ्री विल आपके पास सिर्फ 4% है, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर ये नेगेटिव प्लेसमेंट है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। आप 10 साल तक आप ये समझिए कि आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 10 years, 12-15 years तक आपको रेमेडी करनी होगी टू सी सम रिजल्ट्स, क्योंकि फ्री विल नहीं है ना। 4% ही फ्री विल है, उसमें क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ट से पता चलेगा। ये बस ये बता रहा है कि कितना परसेंटेज फिक्स्ड है और कितना परसेंट आपके पास फ्री विल है। सो अगर ये 96% फिक्स्ड कर्मा है और ये पॉजिटिव प्लेसमेंट है सूर्य की, तो आपकी जिंदगी में सूर्य से रिलेटेड बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और अगर नेगेटिव है तो बहुत खराब रिजल्ट्स आएंगे, और यहाँ पे रेमेडी करने की आवश्यकता है। लेकिन आप 10-15 साल तक कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आपको रेमेडी छोड़नी भी नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर से वापस डे 1 से चालू करना पड़ेगा। 96%। अब अगर इन्हीं हाउसेज में, फर्स्ट हाउस में आपका सूर्य प्लेस्ड है, 10th हाउस में सूर्य प्लेस्ड है, 11th में सूर्य प्लेस्ड है, किसी में भी प्लेस्ड हो, लेकिन वहां पे टॉरस साइन आता है, वृषभ राशि आती है, तो फिक्स्ड कर्मा कितना है? 67%। 67% जो सूर्य से रिलेटेड फिक्स्ड कर्मा है वो आपकी लाइफ में सूर्य लेकर आया है, वो आपका इस जंग का कर्मा बना है। अब यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा स्कोप है चीजों को बेटर करने की। 96% में बहुत कम स्कोप है हमारे पास, 67% में काफी ज्यादा स्कोप है। यहाँ पे हम क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2-3 years उसको रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। प्रॉब्लम कम यहाँ पे जल्दी होगी कंपेयर टू 96%।
ऐसे ही अगर इन हाउसेज में जेमिनाई है देन फिक्स्ड कर्मा अगेन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 79% फिक्स्ड है। अगर कैंसर है तो 67% फिक्स्ड। लियो अगेन 96%, बहुत कम चांस है, बहुत ज्यादा कम। यहाँ पे 96% में एस्ट्रोलॉजर की जो तपस्या होती है वो मायने रखती है, वही रिजल्ट ला के दे सकती है, क्योंकि क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं है एज अ फ्री विल। अगर वो ज्योतिषी उसकी खुद की तपस्या बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज आपके एंड से तो कुछ भी नहीं है, आप तो पूरे बंधे हुए हो। 96% फिक्स्ड कर्मा। इन हाउसेज में अगर वर्गो है देन इट इज 70%, लिब्रा 62, स्कॉर्पियो 69, सैजिटेरियस 83, कैप्रिकॉन 54, एक्वेरियस 54 एंड पाइसेस 67। तो ये 3 हाउसेज में अगर सूर्य है तो ये फिक्स कर्मा की परसेंटेजेस हैं। ऐसे ही अगर आपका जो सूर्य है वो 4th हाउस में है, 7th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो आप देखिए यहाँ पे ये फिक्स कर्मा की रो है। 2, 5, 12 में है तो ये, और 3, 6, 8 में है तो ये। अब सबसे ज्यादा फ्री विल जो सूर्य ने दी हुई है वो दी हुई है 3, 6 और 8 हाउसेज में। अगर एक्वेरियस और कैप्रिकॉन की राशि आ जाती है तो सिर्फ 17% का फिक्स कर्मा है। यानी कि इस प्रकार की प्लेसमेंट को ठीक करना, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना बहुत आसान है। 4-5 महीने में ही व्यक्ति की प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकती है। इवन लिब्रा, अगर 3, 3, 6, 8 इन भावों में आपका सूर्य है और यहाँ पे लिब्रा साइन आ रहा है तो भी 25% फिक्स्ड कर्मा है, दैट्स इट। लेकिन अगर यही लिब्रा साइन अगर सूर्य 1st हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में है तो यही लिब्रा साइन 62% फिक्स्ड कर्मा दे रहा है, जो कि बहुत हाई है। तो आप देख रहे हैं कि हाउसेस से कैसे फिक्स्ड कर्मा बदल रहा है। अगर 3, 6, 8 हाउसेस में लिब्रा साइन है और सूर्य वहां प्लेस्ड है तो सिर्फ 25% फिक्स्ड कर्मा है। अगर 1, 10 और 11 इन हाउसेस में सूर्य प्लेस्ड है और वहां पे लिब्रा साइन है तो 62% फिक्स्ड कर्मा। तो ये प्राइमरी डायग्नोसिस जो किया जाता है सारे प्लैनेट्स का किया जाता है इसी पद्धति के द्वारा, ये देखने के लिए कि कितना ज्यादा आपके पास प्रारब्ध है, और फिर उसके बाद रेमेडी फॉर्मुलेट होती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अभी का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं। आई होप आप सभी को चार्ट दिख रहा है। सक्षम नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, इसको बंद करके ना दूसरा एक विंडो खोलिए। हाँ, अभी दिख रहा है सक्षम सर। सो अब यहाँ पे आप सूर्य की प्लेसमेंट को अगर देखेंगे तो सूर्य 10th हाउस में है। ये 10th हाउस है जहां पे SCU लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप जो राशि देख रहे हैं वो है एरीज राशि। तो जिनको बेसिक नहीं आता मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हाउसेस का जो काउंट है वो एंटी क्लॉकवाइज करा जाता है इस तरीके से। दिस इज 1st हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो राशि का नंबर है। तो एक नंबर की राशि है एरीज, और सूर्य यहाँ पे एरीज में प्लेस्ड है इन 10th हाउस। तो अब आप प्लेसमेंट को अगर आप चार्ट में देखेंगे, जो हमारा कर्म का चार्ट है, तो आपको स्थिति क्लियर होगी रिलेटेड टू सूर्य। सो सूर्य अगर 1, 10 और 11 हाउसेज में प्लेस्ड है इन एरीज देन फिक्स्ड कर्मा इज 96%। तो ये व्यक्ति जो इस समय पैदा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सूर्य से रिलेटेड कर्मा लेकर पैदा हुआ है। अगेन वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ये टेबल आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताएगा, ये आपको बस ये बताएगा कि कितना % वो फिक्स्ड कर्मा वो व्यक्ति लेकर पैदा हुआ है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर लग्न बदल जाएगा,
जैसे अभी ये कर्क लग्न का चार्ट बना हुआ है, अगर लग्न हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लेट्स से तो अब आप देखिए यहाँ पे लग्न चेंज हो गया है तो सूर्य का हाउस बदल गया है। सूर्य की राशि तो वही रहेगी, एरीज राशि 1 महीने बाद बदलेगी, लेकिन यहाँ पे सूर्य का हाउस बदल गया है। यहाँ पे जो सूर्य है दैट इज इन 12th हाउस। 12th हाउस तो 7 बजे जो 7-8 बजे के आसपास जो व्यक्ति पैदा हो रहा है उसका सूर्य का कर्मा डिफरेंट होगा उस व्यक्ति से रिलेटेड जो कि 10 बजे पैदा हो रहा है अभी। तो यहाँ पे सूर्य 12वें भाव में है इन एरीज साइन, सो इसको हम चेक करते हैं। सो हम यहाँ पे आएंगे 2, 5 एंड 12। तो सूर्य 12वें भाव में था, तो 12वें भाव में एरीज साइन में आप फिक्स्ड कर्मा देखिए इट इज 70%, कम है, 96 से कम है। चांस यहाँ पर है हमारे पास कि हम काफी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ऑल्दो इसमें भी समय लगेगा 70% में, बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन 96 के कंपैरिजन में तो इजी होगा। ऐसे ही एक बार हम लग्न चेंज करके और देखते हैं कि क्या निकलता है। सो अगेन मैं यहाँ पे टाइम बदल देता हूं। यहाँ पे अगेन लग्न चेंज किया और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य 5th हाउस में आ गया। उसकी राशि वही है एरीज, बट वो 5th हाउस में आ गया। सो इस प्लेसमेंट को जब हम चेक करते हैं तो भी 70%, 2, 5, 12 में एरीज साइन में 70% फिक्स्ड कर्मा सूर्य का है। तो ऐसे करके हमें सूर्य से रिलेटेड फिक्स्ड कर्मा जो है वो चेक करना होता है। अब आप में से किसी का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि आपके केस में आप कितना सूर्य से रिलेटेड फिक्स्ड कर्मा लेकर आए। कोई अपने बर्थ डिटेल्स बताइए, हैंड रेस करिए। रीटा जी आप बताइए। हेलो। हाँ जी, 6 ये वाला आप देखिए 6 अगस्त 1991, ये मेरे बेटे का है। ओके, सिक्स अगस्त 1991। हाँ जी, टाइम टाइम 7:28 PM, लेकिन वो यूके का टाइम है। हाँ कोई इशू नहीं। 7:28 PM एंड यूके। यूके में कोई जगह स्पेसिफाई करिए। लंदन। ऑलराइट, तो इनका जो सूर्य है दैट इज इन कर्क राशि अच्छा जी। एंड 8th हाउस। सो ये जो प्लेसमेंट है इसे हम चार्ट में देखते हैं, कर्क राशि एंड 8th हाउस। तो हाउस इज 8, ये हाउस है, एंड साइन इज कैंसर। सो 29% फिक्स्ड कर्मा। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम का स्कोप है, इसको सॉल्व करने का स्कोप ज्यादा है हमारे पास। एंड अगर आप देखेंगे देन सन इज प्रॉब्लमेटिक इन दिस हॉरोस्कोप।
सन इज इन 8th हाउस, 8th हाउस इज ऑब्स्टेकल्स, तो सूर्य जो है वो 8th हाउस में है। सो सूर्य की प्लेसमेंट प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है इजीली। नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल किसी का, ताकि एक कंपैरिजन आपको मिले। आपने इसका स्टार साइन वो कैंसर बताया, उसका तो लियो है। मैम मैंने आपको बताया कि सूर्य की प्लेसमेंट इज इन कैंसर, नॉट स्टार साइन। ओके, स्टार अच्छा, साइन इज फ्रॉम मून। ओके, ठीक है। ओके, सो मेघा जी। सर डेट ऑफ बर्थ है जी 11 11 नवंबर। नवंबर। हाँ हाँ, नवंबर 6 ओके 1985। 1985। टाइम टाइम है 11:55। 11:55। यस, ओके, एएम पीएम। एम में हो, एम दोपहर का। एंड सिटी। जलगांव महाराष्ट्र। ओके, सो इनके केसेस में सूर्य इज इन 10th हाउस एंड लिब्रा साइन, 7 नंबर का साइन। सो सूर्य 10th हाउस एंड लिब्रा साइन 62% फिक्स्ड कर्मा। सो अब आप देखिए, रीटा जी के केस में इट वाज जस्ट 30% इजी, इनके केस में 62%, कंपेरेटिवली वेरी टफ। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट स्टिल कंपेयर टू रीटा जी के हॉरोस्कोप से कंपेयर करेंगे, देन यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड थोड़ी सी हैवी रेमेडीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फिक्स्ड कर्मा ज्यादा है। तो इस प्रकार से प्लैनेटरी फिक्स्ड कर्मा चेक करा जाता है, और उसके बाद फिर आगे की रेमेडीज जो हैं वो फॉर्मुलेट करी जाती हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें किसी को कोई सवाल है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करिएगा। आपका चार्ट यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। जो 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ समझने के लिए दिए हैं। हम किसी का चार्ट लगा के यहाँ पे भी प्रिडिक्शंस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अंजनी कुमार श्रीवास्तव। सर अगर किसी का भी सूर्य मान लीजिए 11th हाउस पे है, और 11th हाउस पे सारे ग्रह 11th हाउस पर ही हैं, केवल चंद्रमा जो है वो 8 पे है, और राहु जो है वो आपका 1 2 3 सवाल क्या है आपका? 5 सवाल पे है। पूछिए। तो फिर क्या प्रिडिक्शन रहेगी उसमें, सारे मतलब प्लैनेट्स का प्लेसमेंट चेक करा जाएगा टेबल से, और उसके हिसाब से देखा जाएगा। किसके हिसाब से सर? जो टेबल है उसमें सारे प्लैनेट्स का वो पोजीशन चेक करा जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। नहीं, वो उसमें तो राहु और चंद्रमा ही अलग है, बाकी सारे तो एक ही प्लेनेट हाँ, बैठे तो हुए। सभी का देखा जाएगा ना कि 10th हाउस में क्या क्या रिजल्ट्स हैं उस राशि के। 11th हाउस में बैठा है जो, हाँ मतलब 11th हाउस सारे बैठे हैं। हाँ, सभी का देखा जाएगा कि भाई चंद्रमा का 11th हाउस में लेट्स से लियो साइन है तो क्या रिजल्ट है, मंगल का 11th हाउस में लियो साइन है तो कितना परसेंट फिक्स्ड करना है। सभी प्लैनेट्स का देखा जाएगा इंडिविजुअली। अच्छा, इंडिविजुअल देखना पड़ेगा सारे प्लेनेट्स हाँ का। जी, बिल्कुल। ठीक। अंशु जी। हेलो सर। जी
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सारे प्लैनेट को बारी बारी जब देखेंगे तो ये पता चलेगा हमें कि हमें किसकी रेमेडी करनी चाहिए और किसकी नहीं। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि उस प्लैनेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसकी रेमेडी करनी है, क्योंकि ओके ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि करेंटली अभी के समय में आपको सबसे ज्यादा किसकी रेमेडी करने की जरूरत है। तो उसका भी एक प्रोसेस है जो हम इनिशियली 1-2 जी दिन सर। में ही सीखेंगे। हमारी क्लास तो के जो सर फर्स्ट 2 डेज होंगे जी उसमें सबसे पहले आपको ये पूरा चार्ट दे दिया जाएगा सारे प्लैनेट्स का, और उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका पहले करना है। ओके सर, एक क्वेश्चन और मान लीजिए जैसे अगर जैसे एक से ज्यादा जैसे होता है ना, ये अशुभ है ये ग्रह मतलब इस इंसान के लिए, मान लीजिए 4 हैं, तो ये भी समझ में आएगा हमें किसका करना चाहिए और किसका बाद में करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, वही तो समझना जी है, जी वही तो जी मेन चीज है। रश्मि जी, जी, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे ये कहा जाता है कि ये आपका सूर्य उग्र है, या ये गुरु जो है आपका नीच है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सूर्य जो है वो सभी का उग्र रहता है बिकॉज इट इज अ फायर प्लैनेट। जनरली क्या जी होता है, प्लैनेट्स की कैटेगराइजेशन है लाइक शुभ एंड अशुभ। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो शुभ हैं। शुभ प्लैनेट्स में चंद्रमा आता है, शुक्र आता है, बृहस्पति आता है, बुध आता है। और अशुभ जो प्लैनेट्स हैं उसमें मंगल, राहु और राहु केतु और शनि। अब आप देखेंगे सूर्य ना तो शुभ में है ना तो अशुभ में। सूर्य को अशुभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें अग्नि ज्यादा है, वो सेपरेशन का कारक बनता है। लेकिन सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, सूर्य हर किसी की आत्मा है, तो वो अशुभ हो नहीं सकता। इसलिए सूर्य को कहा जाता है क्रूर या उग्र। ना वो शुभ है ना वो अशुभ है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा सा उग्र स्वभाव। इसलिए एक सूर्य ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी कैटेगराइजेशन करी जाती है उग्र में। बाकी सारे प्लैनेट्स या तो शुभ हैं या अशुभ हैं। आपका दूसरा सवाल था कि बृहस्पति नीच का है तो उसका क्या मतलब है। बृहस्पति नीच का है तो उसका मतलब यह है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय इस पृथ्वी पर बृहस्पति की जो कॉस्मिक रेज है वो सबसे ज्यादा कमजोर थी। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में बृहस्पति का उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है, क्योंकि जब आप पैदा हुए तब उसकी कॉस्मिक रेज पृथ्वी पे नहीं पड़ रही थी। अब ये आपकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा मेलेफिक आपके लिए या कितना ज्यादा बेनिफिक आपके लिए है। जैसे बृहस्पति का नीच का होना दैट मीन्स की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी फॉर अ फीमेल। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मैरिज का कारक है, बच्चों का कारक है, बच्चों कंसीव करने में इश्यू आ सकता है क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कंसीव करने की। बृहस्पति की किरणें कमजोर थी जब आपका जन्म हुआ। और भी बहुत सारे मीनिंग है नीच के, जैसे जैसे ज्योतिष में आप आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बट नीच का होना किसी प्लैनेट का इट इज नॉट ऑस्पिशियस। ठीक फिर है उसमें तो कैंसिलेशन होते हैं, जैसे नीच भंग हुआ है या नहीं, तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए, ये आज हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है लगभग। एक आज का इंट्रोडक्शन सेशन भी है, थोड़ा सा लर्निंग सेशन भी है। तो हमारा ये साइंस ऑफ रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, आपने समझ लिया कि दान स्नान और औषधि के माध्यम से कैसे हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को या अपने कस्टमर की लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। अब लगे हुए हम कमाले रेमेडी करने के लिए, तो पता तो लगे भाई रेमेडी क्यों नहीं काम कर रही। फिर आप लोग कहते हैं सर रेमेडी काम नहीं करती, या क्लाइंट कहता है रेमेडी काम नहीं करती। देख तो लोग कौन से फिक्स्ड कर्माज हैं या हम उसको चेंज कर सकते हैं, या किस तरह चेंज करें, है ना। तो दान स्नान औषधि के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा, जो फ्री विल हमारे पास है, कैसे हम अपने कर्मास को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा चलेगा, इसके अंदर कोर्स मटेरियल आपको पीडीएफ फाइल, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। कम से कम 7 लाइव क्लासेस तो होंगी, उसके ऊपर भी बढ़ सकती है ना। जो कि हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कल से हम अपने पेड ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे 24 अप्रैल से 9:15 या 9:30 पर हमारी क्लास होगी और 1 से 1.5 घंटा हम देनी पड़ने वाला।
जिसका एनर्जी एक्सचेंज 10,999 10,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको ये कोई और नहीं सिखा पाएगा। कुछ चीजें मैं बोलता हूँ ना, वो सच्ची वाली बोलता हूँ, ये कहीं और ढूंढते रहना, ये टेबल ही भी नहीं मिलने वाली आप। और ये हमने शास्त्र से ही निकाले, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, सब कुछ शास्त्रों में है। लेकिन शास्त्रों में क्या है कि संस्कृत में डिकोड फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ एज इट इज। वहां पर अलग अलग चीजें अलग अलग डिकोडेड फॉर्म में लिखी हुई हैं, क्योंकि सक्षम संस्कृत बहुत अच्छी जानता है, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ता है, तो इस तरह से आपके लिए गूढ़ ज्ञान है ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने लेकर आता है। तो आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से टेबल बन गई और बड़ा आसान है सर, हम तो देख के टेबल को देखकर किसी का बता सकते हैं, बता सकते हो, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगी है सक्षम की, वो फिर सराहनीय है। वहां पर सारी मेहनत हम कर चुके हैं। आपको तो कहते हैं ना, पकी पकाई खीर या एक छाछ में से जो मक्खन निकल जाता है वो आपको परोसा जाता है। तो आपको जितनी चीजें इजीली हम दे रहे हैं, इतना इजी है नहीं है ये डिकोड करना। कई साल लग जाते हैं हमें डिकोड करने में, तब जाकर आपके सामने चीजें आती हैं। और हमारी एस्ट्रोग्लेसी का पर्पज यही है कि हम शास्त्रों में जो डिकोडेड फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं, बड़े मुश्किल शब्दों के साथ या बड़ा घुमा फिरा के चीजें लिखा हुआ है, उनको इजी फॉर्म में आपको किस तरह हम डिलीवर करें, ये हमारा मेन मोटिव है। ओके, तो इस जो कॉस्ट है इसकी, रेमेडीज की कॉस्ट मत देखना, क्योंकि जो हम चीज दिखा रहे हैं ना इतनी ऑथेंटिक है और कहीं और सीखने को मिलने वाले। ऑल आर वेलकम, आप सीख सकते हैं। अब कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो हम पहले एंटरटेन करेंगे उसको। एक चीज मैं और दिखा देता हूँ, एक मिनट की। सर एक टॉपिक अभी हमारा थोड़ा सा बचा है, दान हाँ के एक लोगों मिनट को सक्षम, एक मिनट वो फिर क्योंकि कुछ बच्चों के एक और मैसेज आए ना मुझे कि सर वो हमने कॉम्बो लेना था तो क्या करें, उसका हम नहीं कर पाए, वो मैं थोड़ा बता दूं फिर उसके बाद आप कह रहे हैं। देखिए ये कोर्स हमने कॉम्बो के साथ ऑफर किया था। हमने बेसिकली आपको पहले कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन का एक हमारा कोर्स था, ये लगभग 10 दिन का कोर्स है। ये 7,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ हमने लॉन्च किया था इसको। फिर एक हमारा कोर्स है मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी, ये हमारा कोर्स लगभग 4,000 प्लस जीएसटी का है। और एक हमारा साइंस ऑफ रेमेडी जो आप देख रहे हैं 10,999, ये तीनों कोर्स हमने कॉम्बो ऑफर निकाला था। इन तीनों कोर्स की फीस थी 23,000 प्लस 18% जीएसटी। लेकिन अगर ये कॉम्बो ऑफर आप लेते हैं, तीनों कोर्स हम आपको कराते हैं, तो ये 15,999 प्लस जीएसटी के साथ आप कोर्स कर सकते हैं। तो मतलब पहली बात तो ये कोर्स आपका फ्री पड़ जाएगा, मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी, और इन दोनों कोर्स में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सोचो, तो अगर आपने ये कॉम्बो ऑफर नहीं लिया था तो अभी भी आपके पास ऑप्शन खुली है। कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का कोर्स हम कर चुके हैं, लगभग 1-2 क्लास बाकी है, तो इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे देंगे और 1 या 2 सेशन डाउट सेशन रख लेंगे उन बच्चों के लिए या सभी के लिए, है ना। तो आप अगर पढ़िए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं और कोई डाउट रहता है हम 1-2 सेशन लाइव लेंगे आपका। इसके साथ आप मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी का कोर्स अभी हमने नहीं किया है, ये आपको मिल जाएगा। और साइंस ऑफ रेमेडीज का कोर्स हम जो कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपको। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कॉम्बो ऑफर को ले सकते हैं। या 2-3 लोगों के क्वेश्चंस आए थे और उन्होंने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये ऑप्शन भी खुला हुआ है, तो आपकी मर्जी है। आपने इंडिविजुअली सीखना है वो सीख सकते हो, इंडिविजुअली मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल सीखना है इसके साथ ये सीख सकते हो, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन इंडिविजुअली सीखना है तो इस कोर्स के साथ आप सीख सकते हो, और कंबाइन करके सीखना है तो आपके पास ये ऑफर प्राइस है। और ये अब अगर हमने कोर्स करा दिया मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल और रेमेडीज का, अब ये कोर्स हमारे लगभग 6 महीने बाद आएंगे नवरात्र में, क्योंकि बीच में हम ये कोर्स नहीं कराते हैं। कलर क्रिस्टल जेमस्टोन और हाई डायमेंशन रेमेडीज, इस तरह की रेमेडीज के कोर्स हम साल में सिर्फ 2 बार कराते हैं, वो भी नवरात्रों में। तो आपको वेट करना पड़ेगा, और अगली बार कॉम्बो में आएगा नहीं आएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा मुझे नहीं पता, वो उस टाइम डिसाइड। ठीक है, तो अभी भी इस ऑफर को आप ले सकते हो। चलिए, एक मेरा सजेशन है सभी को, अगर जो भी इंटरेस्टेड है इसको लेने में, और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे, सो मेक श्योर आप एक छोटा सा अमाउंट आज ही सर को डिपॉजिट कर दें, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा दिन है। और ये हमने, आप देखेंगे, चैत्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी इसको लॉन्च किया था। सो एक अच्छे मुहूर्त में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। सो कोई भी एक छोटा सा अमाउंट, जैसे 500,000 रुपीज, आप आज अभी सर को डिपॉजिट कर दीजिएगा रात में, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट आप कल कभी भी कर सकते हैं। तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, दान के पीछे का लॉजिक और हम कैसे इसको आगे कोर्स में समझेंगे। आपने जिस भी पदार्थ का सबसे ज्यादा भोग अपनी पहले की जिंदगियों में करा है, एक्सेस से ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में एक ऐसी पोजीशन पे होता है जो आपसे उस प्लैनेट के कारक तत्वों का दान मांगता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्वों को बहुत ज्यादा भोगा है और उसकी वजह से कर्मों में एक इनबैलेंस है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मीठा बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा मीठा उसको खाना पसंद है, सो उसको डायबिटीज होगी। जब डायबिटीज होगी तो करना क्या होगा? मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मीठे का दान करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वो व्यक्ति जब खाना खा रहा है, मीठा अगर उसके पास आ जाए तो वो मीठा किसी और को दे देता है कि भाई मैं नहीं खा सकता, मुझे तो डायबिटीज है, तुम खा लो। तो ये होता है दान, क्योंकि आपने पहले मीठा बहुत भोगा है, तो अब आपको दान करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके परिवार में किसी ने मीठा बहुत ज्यादा भोगा हो, तो उसका भी परिणाम आपके ऊपर हो सकता है कि आपको मीठे का त्याग करना पड़े, क्योंकि आपके परिवार में किसी ने मीठा बहुत भोगा है, हेरिडिटी से डायबिटीज आपको मिली। ऐसे ही कर्मों में भी है। आपके परिवार में या आपने स्वयं अगर किसी पर्टिकुलर कर्म को, अगर किसी प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्व को बहुत ज्यादा एक्सेस में भोगा है, जिसकी वजह से किसी और को वो चीज प्राप्त नहीं हुई लेकिन आपके पास एक्सेस में आ गई, तो इस पर्टिकुलर लाइफ में या आने वाली जिंदगियों में आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड दान अवश्य आपको करने जरूरी हो जाएंगे। तो जब तक आप दान नहीं करोगे तब तक आपकी जर्नी जो है ये बर्थ और डेथ की, ये चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और खत्म तभी होगी जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या दान करने की आवश्यकता है, तभी इस जर्नी का एंड होगा। तो हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे उस प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे रिलेटेड हमारे लिए दान करना अनिवार्य है, और आपको वीकली बेसिस पे वो करनी ही होगी। अब यहाँ पे एक मेरा डिस्क्लेमर है, आप किसी भी चीज का दान करें आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई भी चीज, बिना हॉरोस्कोप देखे, बिना कुछ देखे, आप किसी भी चीज का दान करते हैं तो कोई ना कोई पुण्य तो आपको मिलेगा। हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो टारगेटेड फोकस कर रहे हैं रेमेडी के फॉर्म में, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज का दान करना है, वो हमारा मोटिव है, हम वो पहचानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वर्कशॉप को ज्वाइन ना करें, आप भी दान करिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो करिए, कोई ना कोई पुण्य तो आपको मिलेगा। और बाकी टारगेटेड वे में किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दान कैसे करना है वो हम वर्कशॉप में समझेंगे। यस, अब किसी का अगर कोई सवाल है देन आप पूछ सकते हैं। राकेश जी। सर वेरी हैप्पी इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। सर मेरा सवाल कोर्स से रिलेटेड था। सर आई एम वेरी बिगनर टू एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग। मैंने रिसेंटली सर एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन किया है। तो अगर ये कोर्स हम अभी लेना चाहते हैं तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो इज इट एडवाइजेबल टू ब्लॉक द कोर्स और गेट इनटू इट? सी, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और इसीलिए हमने वी हैव ऑफर्ड एवरीबडी बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम पढ़ाते हैं। सो जी यू विल गेट दैट बेसिक्स कोर्स फ्री with this course, or and we'll give you 2 to 3 days to go through the videos of basic astrology. Then we'll start with the concepts, so you'll be able to understand everything, no issues. But make सो sure व्हाट that आई कैन डू basic इज, astrology वाला कोर्स वॉच कर लें। जी जी, तो ये यही सही रहेगा कि मैं कोर्स ले तो लूँ और फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स या अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो मैं सीखता हूँ उसके बाद उन रिकॉर्डिंग्स को देख के आगे कंटिन्यू करूँ। Yes, they can do attend one live session. I will inform you in advance, because for something जी you require live initiation.
सो वो एक जी सेशन आप लाइव अटेंड करेगा, फिर बाकी भले ही आप रिकॉर्डिंग्स में देखें। ये सीखने का मेरा क्यूरियोसिटी है, मैं बिजनेसमैन, तो इतना टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा। सिर्फ जब शाम को घर आता हूँ तो वो 2-3 घंटे जो स्लीप के पहले और डिनर के बाद होते हैं, वही टाइम स्लैब मेरे पास रहता है कुछ भी सीखने के लिए। हाँ, नो इश्यूज ना। एक दिन तो आप दे सकते हो ना, एटलीस्ट 1 डे। जी जी बस एक दिन दे दीजिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। श्योर सर, देन आई विल गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। वीणा जी। सर कौन सा चार्ट देखना होता है ये रेमेडीज के लिए? मैं बताऊंगा आपको। ओके विल यूज लग्न चार्ट, बट एक दो चार्ट और भी देखने होंगे, आई विल टेल यू। ओके थैंक लक्ष्मी जी। सर ये मैं जानना चाह रही थी कि इस कोर्स में अभी जैसे फ्री विल और वो कुछ कर्मा का तो आपने बताया, वो समझ में भी आया, बट क्या जैसे कोई प्लेनेट हमारे लिए कितना शुभ है कितना अशुभ है, तो वो आपकी हमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकंड सर। या आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज में टाइप कर दीजिए सर, अभी जो ठीक है? क्वेश्चन। हाँ सर बताइए। अभी ठीक। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इस फिक्स कर्मा और इसका फ्री विल का तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट वो प्लेनेट हमारे लिए कितना शुभ है हमारे हॉरोस्कोप में, ये कैसे पता चलेगा सर? ये इसके आप 2-3 बताएंगे मुझे? प्रोसेसेस हैं, वो हम शुरुआती लेक्चर्स में ही कवर कर लेंगे। नहीं ये बेसिक्स में सर मैंने नहीं देखा ऐसा। बेसिक्स में नहीं है ये, इस वर्कशॉप के शुरुआती लेक्चर्स में होगा। अच्छा जो अभी आप करने वाले हैं जी अभी? जी। ओके सर, ठीक ठीक सर, थैंक यू। रीटा जी। जी सेक्शन डी, मैंने ये पूछना था आपसे कि विदाउट नोइंग एस्ट्रोलॉजी, जो मुझे तो ABC भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, हाउ कैन आई ऑफर रेमेडीज टू एनीवन, और मैं खुद के लिए भी रेमेडीज मैं कैसे कर सकती हूँ? आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी 1-2 साल का कोर्स है, और ये जो आप सिखा रहे हैं हमें रेमेडीज ऑफ साइंस इसमें एस्ट्रोलॉजी का, तो मीन्स आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, हाउ कैन वी resolve anything or find a remedy for some issues? यू कैन नॉट। आप वही तो। बिना एस्ट्रोलॉजी जाने आप नहीं कर सकते, बट दैट इज व्हाई वी आर ऑफरिंग यू द बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स फ्री विद दिस कोर्स। ये जो लेवल की रेमेडीज आपको सिखाई जा रही हैं, इन रेमेडीज को ऑफर करने के लिए यू नीड बेसिक नॉलेज, जो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स से मिल जाएंगी। अच्छा उससे मिल जाएंगी हमें ये यस। सब? ओके ओके ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट 2-3 डेज आपको वही वीडियोस देखने हैं जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हैं, देन वील कंटिन्यू विद द रेमेडीज पार्ट। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। गैलेक्सी टैब A7। नमस्कार सर। हमें कब तक मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग सारी एस्ट्रोलॉजी वाले? कल मैम ग्रुप फॉर्म होगा शाम तक, सो शाम 6 इसकी 6:30 क्लास, बजे के बाद। अच्छा इसकी क्लास अब 2-3 दिन के बाद होगी, आज स्टार्ट हाँ जी होगी बस? जी, कल ठीक, परसों में हम कंप्लीट कर देंगे कलर क्रिस्टल जेमस्टोन्स को, तब तक आपके कल पास हम समय होगा बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने का, देन वी हाँ विल जी, स्टार्ट विद रेमेडीज। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सुषमा जी। हेलो, राधे राधे सर। जी राधे राधे। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो रेमेडीज आप बताने वाले हैं हमें, तो ये हमें मतलब अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं या एज ए कंसल्टेंट ही हमें यूज करनी होती है? बिल्कुल आप फैमिली के लिए करिए, बट अगर फैमिली के लिए कर रहे हो देन यू नीड टू टेक समथिंग फ्रॉम देम, अदरवाइज वो रेमेडी काम नहीं करेगी। सी, आप बेसिकली आप अगर किसी को कंसल्ट कर रहे हैं देन यू आर लाइक अ दैवज्ञ, है ना? सो यू नीड टू टेक, आपको उनसे कुछ लेना होगा फॉर देम टू, ताकि उनको फायदा हो उस रेमेडी का। अगर आपने लेट्स से कि आपकी डॉटर है, आपने अपनी डॉटर को कोई रेमेडी दे दी और उससे आपने कुछ लिया नहीं इन रिटर्न, तो वो रेमेडी उसके लिए काम नहीं करेगी। एनर्जी एक्सचेंज करनी ही यस, होगी। इन एनी फॉर्म। मतलब आप उनको बोल दीजिए कि घर का कोई काम, जैसे लेट्स से आपकी डॉटर है, आपने उसको रेमेडी बताई,
उसके रिटर्न में आपने ऐसे बोल दिया कि अरे ये ग्लासेस पड़े हैं, इनको धो के रख दो, दैट विल वर्क एज एन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है सर। और सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक, जैसे आपने दान के बारे में अभी बता रहे थे, तो आज ही मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो हम लोग जैसे उसके लिए वो 7 अनाज का रहता है कि सतनाजा निकाल के डोनेट कर देंगे, कुछ ऐसा, तो इट्स हेल्पफुल? It is helpful if it is done on the tithi of the birth, not on birthday. तिथि क्या होती है? देखिए, जन्माष्टमी हर साल अलग डेट पे आती है, राइट। दीपावली हर साल अलग डेट पे आती है, तो आपके बच्चे का बर्थडे सेम डेट पे कैसे आ रहा है हर साल? जो मून के हिसाब से जो दिन आते हैं उसके हिसाब से। कोर्स, आपका जो बच्चा है ही इज बोर्न ऑन अ तिथि, जैसे कि आप राइट पंचांग में जब देखते हैं ना, देन अ तिथि इज रिटन। सी राइट राइट। टुडे, जैसे ये किसी का ये हॉरोस्कोप लगा हुआ है ना, इनका देखिए डेट इज November 11th 1985, दिस इज द डेट। तो अब ये क्या सोचेंगे कि हर साल मेरा बर्थडे 11 नवंबर को आएगा, दैट इज रॉन्ग। इनकी तिथि क्या है, देखिए तिथि यहाँ पे लिखिए कृष्ण चतुर्दशी। राइट। कृष्ण चतुर्दशी इज द बर्थ तिथि। अच्छा जी। अगर तो ऐसा दान जो है वो तिथि पे करें तो ही वो यस हेल्पफुल है, यस तो यस, अगर वैसे करें तो जस्ट लाइक चैरिटी जो भी कर रहे हैं? दैट इज जस्ट नॉर्मल चैरिटी, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टारगेटेड चैरिटी दान। राइट। हाँ जी, नहीं आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे तिथि वाला तो कभी अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अभी अभी मुझे जैसे याद आ रहा है कि मेरे मम्मी हमेशा मेरा बर्थडे जो है वो दशहरे के दिन ही मनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं दशहरे के दिन पैदा हुई थी, तो वो दशहरा जब भी आता है तो उसी तिथि को ही सेलिब्रेट करते हैं यस, वो। उसी दिन बर्थडे से रिलेटेड दान करा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर, जैसे ये हम लोग सीखने वाले हैं, अभी टैरो सीख रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो इनका सबका जो है वो रीडिंग हम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं? क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए जब जब भी करेंगे तो इमोशंस बीच में आते हैं कि हम लोग ना सुनना पसंद नहीं करते, कुछ बुरा हो वो सुनना पसंद नहीं करने या समझना पसंद नहीं करते, तो उसमें कहीं इसके कोई अड़चन तो नहीं आती है? आती है मैम, देखिए वही बात है कि आप अगर डॉक्टर हो, अगर आप अपने घर वाले में से किसी का आप ऑपरेशन करोगे तो आपके हाथ कांपेंगे ही कांपेंगे। राइट राइट, उसी वे में ही पूछ रही थी मैं। सेम यहाँ पर भी, अगर आप हर चीज जानते हैं, लेट्स से कि आप आयु का कैलकुलेशन जानते हो और आप अपने किसी रिलेटिव के चार्ट में देख रहे हो कि यार इसके मृत्यु के योग या दुर्घटना के योग एक साल या 2 साल में है, तो आप घबरा जाओगे। आप वो राइट रेमेडी को फॉर्मुलेट करने के लिए जो मेंटल कूलनेस की रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर आएगी नहीं। इसलिए सजेस्ट ये करा जाता है कि आप अपने रिलेटिव्स का चार्ट ना देखें इनिशियली। आपको देखिए एक थोड़ा सा वैराग्य लाना पड़ेगा, जब आप साधना करते हो तो आपके अंदर एक वैराग्य आता है, तो आप डिटैच होके चीजों को देख पाते हैं, बट अभी आपकी लेवल वो नहीं है। लेकिन राइट आपको यहाँ पे जो चीज बताई जाएंगी वो कोई इतनी डेंजरस चीज नहीं होगी, जो आपको प्रिडिक्शंस नहीं बताए जाएंगे यहाँ पे कि एक्सीडेंट होगा या ये होगा, है ना। आपको ये प्रिडिक्ट करना नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ रेमेडी बताई जाएगी कि इस व्यक्ति की ये जरूरत है, इसे ये दे दो। तो अगर कुछ राइट। नेगेटिव होने भी वाला है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका दे सकते हो। राइट। हाँ जी, बस इतना ही। थैंक यू सो मच सक्षम जी। भारती जी। Namaste, sir. So I just wanted to ask about what is like actually fixed karma and free will. देखिए, मैंने अभी ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था इन द वेबिनार विच वी कंडक्टेड आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे। सो अभी वो अपलोड नहीं हुआ है यूट्यूब में, हम अभी रात में अपलोड कर देंगे। जस्ट वॉच दैट वेबिनार, द एंटायर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। And sir, you will be also doing mantras with us? No, Because ma'am. you said tantra you will not do, no? So at least mantra, No, at least you mantra tell and us. tantra are basically at the same level. They are two different processes, but आप eligible नहीं हो उसके लिए।
Because I do mantras, but now when you said like there's a ritual for it, I don't know all that rituals. I just do mantras. I mean, like Om Namah Shivaya, and I do the Gayatri mantra, the Mrityunjay mantra I do. Are So you now initiated into Gayatri? no, nobody else. I don't have a Again, guru as such. that is not correct. Gayatri cannot be done without initiation, you know that. See, ये problems होती है मंत्रा में ना. Other But actually, mantras we you are don't. doing, it is a normal worship, it is a bhakti based worship, it is fine. See, you are not trying to remove a dosha with a mantra. Okay. Yeah, I'm just doing the You are not mantra. trying Yeah. to remove a dosha. So normally for bhakti you do na. Abhi 3-4 dinon mein we are starting Vishnu Sahasranam. Everybody can do it. No issues. We'll teach. Okay. But यहाँ पे जब हम remedial mantras की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, they are at a different level. It is not your normal bhakti based mantras. So you'll be doing it later on? Later depends. Yeah. See, it is not upon me. It is upon you. How you are becoming eligible for that. If people are eligible for that, we will do it. But आपके लिए मेरा एक suggestion है, do आप please get Gayatri Diksha done. But I Otherwise, don't know where to get it it is a done. dosha. If you are chanting without the Diksha, it is a dosha. Oh. You But need where to to get get it it done. done? I don't know where to get it done, really. Ask any normal priest, a Brahmin, and just tell them that I need a Gayatri mantra in a proper Diksha format, because every practicing Karmakandi Brahmin, he has to do Sandhya Vandan. And for Sandhya Vandan, they have to get Gayatri Diksha. So they all have Gayatri Diksha. They can give it to you. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Himanshu ji. Janvi ji. It is like सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया हम लोग जैन हैं, तो जैन वाले को हम ऐसे कौन सी रेमेडी दे सकते हैं सर? Sorry. Hello. हेलो Hmm. हेलो Yes. सर अभी जैसे आपने बताया विष्णु सहस्त्र, हम जैन हैं सर, आई एम जैन, तो मेरे को ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं तो सर हम उसको कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं? देखिए, whether you are a Jain, whether you are a Christian, या you are a Muslim, आपके the planetary configuration is same for all of them. The karmas are same for all of them. Yes sir. और जो हमारे शास्त्रों में जो रिचुअल्स बताए गए हैं, जो रेमेडीज बताई गई हैं, it is not based upon religion. It is based upon science and logic. Okay sir. Okay. See, एक एग्जांपल आप देखिए, donation of rice on a particular day. Yes. Is it related, somehow related to Hindu, Jain or Christian people? Okay. No, it is common for all. ऐसे ही even all the Hindu rituals. मेरे clients हैं who are Muslims, who are Christians, but when I suggested them go to Gaya and get your Pitru Puja done, they went और उनको वहां पे properly उनकी पूजा करवाई गई. Why? Because see, these rituals, ये rituals कब से हैं? These are not from this kalpa. ये कल्प से चलते आ रहे हैं, पिछले कल्प से, मनवंतर से. When there was no religion, when there was no religion, then there उस समय पे Vedas were there. Yes. So any ritual which is prescribed by Hindu religious text can be followed and done by anyone. If you are a Christian, you can do it. If you are a Muslim, you can do it. If you are a Jain, you can do it. If you are a Sikh, you can do it. It is for everyone. There is no restriction, at least from our end. आप जैसे, if I tell you to do some puja in the mandir, when you will go into the mandir, the priest will not ask you this question that who are you or whether you are a Jain or you are Sikh. They will perform the puja. But आपके end से there can be a restriction that okay, I am a Jain, why I should go. Okay. So in that case, I cannot help you. Right?
आप ये कह सकते हो कि सर दैट प्रीस्ट इज नॉट, वो हमारी पूजा नहीं कर रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है। आप बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओगे, यू आर अ क्रिश्चियन, यू गो ओवर देयर, योर पूजा विल बी डन, आपको दीक्षा भी दे दी जाएगी। इट इज अ प्रोसेस, बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट ना, यू नीड टू गो ओवर देयर। वो रिस्ट्रिक्शन आपके एंड से नहीं आना चाहिए। ओके, राइट राइट सर। सर और एक सवाल था, जैसे अभी आपने कुंडली थ्रू बोला है, सर किसी की कुंडली भी नहीं रहती है, बर्थ डेट नहीं रहती है, या किसी के टाइम्स और ये भी नहीं रहते हैं, तो वो हिसाब से हम कौन सा प्रेडिक्शन, ऐसा मतलब ऐसे ये सिस्टम में कैसे अपन उनको फॉलो करें? उनका पहले बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना होता है। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, एंड वंस दैट इज डन वी आर एबल टू टेक आउट अ टाइम फॉर देम। उनके लाइफ के इवेंट्स थोड़े से चाहिए होते हैं कि शादी कब हुई, ग्रेजुएशन कब हुआ, फिर उस चीज को देख के वी कैलकुलेट इट बैक कि अगर इस व्यक्ति की शादी इस साल में हुई है, इस महीने में हुई है, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, ऐसे करके उनका टाइम निकाला जाता है। सर एग्जैक्टली मेरी भी नहीं है, खुद की भी नहीं है, टाइमिंग वगैरह नहीं है, डेट है लेकिन टाइम, ईयर है लेकिन टाइमिंग नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ही मेरे जैसे भी कोई और आते हैं तो ऐसा सजेशन ऐसा कुछ, तो ये मैं सब बता फॉलो दूंगा आपको करके। जनरल बेसिस पे कैसे करना है फ्रॉम पंचांग, ओके तो थोड़ा बहुत तो आप उनकी हेल्प कर ही सकते हैं। ओके सर, आप ट्रेन कर देंगे ना? जी ऑलरेडी मैं आपके साथ हूँ सर। ओके ओके। तो ये एक बेसिक था, कुंडली नहीं पता थी सर, सो ये नॉलेज के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा सर। आप एक बार बीटीआर करवा लीजिएगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक तो है आपका सर, टाइम किससे निकल करवाऊँ? आएगा। कॉल मतलब किससे कराऊँ सर? जिसको आता हो करवा लीजिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू कविता सो जी। मच। सर राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे एक बार दान का से फिर पूछना है, आपने पहले सेमिनार में कहा था कि हर कोई दान नहीं कर सकता हर हाँ चीज जी का, और जी। आज आप कह रहे हैं कि हर दान कर सकता है, हम्म। तो मुझे दोनों में कंफ्यूजन है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। रेमेडियल पॉइंट से हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट आपका शुभ है तो उससे रिलेटेड आप दान ना करें, बिकॉज उस प्लैनेट की पावर जो है वो रिड्यूस होती है। किसी चीज को आप दे रहे हो, देन आप उस प्लैनेट की पावर को रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हो। मेलेफिक प्लैनेट्स के दान करे जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो। सो आप अगर ये रेमेडियल कोई पॉइंट्स सोचकर दान कर रहे हो तो आपको ज्योतिष के रूल्स फॉलो करने अनिवार्य है। आप ऐसे ही कोई भी दान नहीं कर सकते। बट जैसे किसी फेस्टिवल की ओकेजन पे है ना, लेट्स से अभी रामनवमी है, आप रामनवमी के उपलक्ष्य में आपने सोचा कि किसी को वस्त्र दे दिए जाए जिसके पास वस्त्र नहीं है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सोचा कि किसी को भोजन करवा दिया जाए या लार्ज लेवल पे भोजन करवा दिया जाए, आप बिल्कुल करिए, वहां पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हम जब ज्योतिष में जब दान रेकमेंड करते हैं तो वो दैट इज अ रेगुलर दान जो आपको हर हफ्ते करना होता है या हर दिन करना होता है, एंड दैट इज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो हर कोई नहीं कर सकता। बट जैसे आप अन्न दान कर रहे हो, आप ये आपने ये सोचा कि मैं रोज किसी ना किसी को खाना खिलाऊंगी, तो उसके लिए आपको कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। सर जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई वो बर्थडे बर्थडे पे करते हैं, तो हाँ उसमें भी हम क्या ग्रह के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए? ठीक है, देखिए एक होता है बर्थ तिथि वाले दिन, बर्थडे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका ओके मीनिंग बस ये है कि बस एक जनरल आपने चैरिटी कर दी। लेकिन अगर आप तिथि पे दान करते हैं, बर्थ तिथि वाले दिन अगर आप दान करते हैं, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वहां पे फिर आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपको ये चीजें दान करनी चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आप कोई भी दान कर सकते हो, उसका कोई ना कोई पॉजिटिव पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो सिर्फ बर्थ तिथि वाले दिन करे जा सकते हैं। इवन मैं बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने मुझसे कंसल्टिंग ली है,
मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जब तिथि आने वाली हो उससे 1 हफ्ता पहले आप कंसल्टिंग लीजिए। दैट इज द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी तिथि 1 हफ्ते बाद है, तो उस तिथि से अगला साल आपका कैसा जाएगा वो हम वर्ष कुंडली निकाल के पता लगा सकते हैं। तो बेटर इसकी नेक्स्ट ईयर को पॉजिटिव करने के लिए तिथि वाले दिन हम बहुत कुछ कर लें, बहुत सारा दान कर लें, या अलग अलग तरीके का दान, अलग अलग तरीके का अनुष्ठान किया जाता है ताकि आपका जो अपकमिंग ईयर है वो पॉजिटिव हो। तो ये एक प्रोसेस है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आप तिथि वाले दिन आप कुछ भी दान कर दीजिए, इट इज फाइन। वो एक दिन का दान है, वो रेगुलर दानों में नहीं आएगा, वो टारगेटेड दान में नहीं आएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो दोनों ही चीजें हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और। अगर जैसे हम पितरों के लिए दान करते हैं, ठीक है, और वो मतलब करते तो वो भी हम एक दिन के हिसाब से हैं। अगर बाय चांस वो किसी क्लाइंट को नहीं सूट करता, नहीं करना, तो वो कैसे करे? ऐसा कोई व्यक्ति ह्यूमन नहीं है जिसको पितरों से रिलेटेड दान सूट ना करे। नहीं सर, एक सेकंड, पितरों से दान सूट मतलब कि भाई उसको खुद को, जैसे मान लो कि हरे मूंग नहीं करने, हरी चीज नहीं करनी, अगर और पितरों के वहां। निमित्त करा जा रहा है तो वहां पे नियम अलग लगते हैं। ओके, थैंक यू सर। एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर और कर देते सर। मैम टाइम लगेगा। ये पितरों से रिलेटेड टॉपिक, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है गाया श्राद्ध के ऊपर, आप सर के चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसे देखिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शिवाजी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर टाइमिंग कब से रहेगा? 9:15 बजे से। 9 बजे से तो अब एक नहीं घंटे पता का सर कब तक रहे। अप्रोक्स? क्यों बताया, ऑलरेडी एक कोर्स में ज्वाइन हुआ मैं न्यूमरोलॉजी का। हाँ तो सर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 1-1.5 घंटा मान टाइम के चलिए, लेकिन अप्रोक्स ऐसा कुछ नहीं रहता है। कितना दिन का नौ चलेगा बजे से सर? 9 बजे से आपको बैठना है, कब तक बैठना है वो डिपेंड करता है। ओके। आप कितना दिन का कोर्स रहेगा सर ये? 7 से 10 दिन। सर ठीक है सर। महेश जी। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ सर जी, तिथि कैसे निकालते हैं? हाँ शॉर्टकट में बता सकते हैं या गूगल पे मिल आपके सकते हैं? आपके हॉरोस्कोप में लिखा होगा। अच्छा ओके। ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू। रामा। रामा जी। हेलो। हेलो। रचना जी। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे कुछ जो भी है मंत्र करते हैं या दान करते हैं, इससे हम अपने कर्मों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, या जो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो सर फिर हमारे कार्मिक अकाउंट का क्या होता है, जो हमने बुरे कर्म करे हैं या कुछ भी करा है? नहीं, वो तो बुरे कर्म वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कर्मास कभी भी काटे नहीं जा सकते।
ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव कर्मा से नेगेटिव कर्मा कट जाएगा एंड देन इट विल बी बैलेंस। हम्म पॉजिटिव कर्मा से आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा और नेगेटिव कर्मास का अलग रिजल्ट मिलेगा। अच्छा नहीं, रिजल्ट जैसे हम दोनों का ही मिलेगा आपको। अच्छा, तो जैसे हम रेमेडी कर रहे हैं तो उससे हमारी वो प्रॉब्लम हम उसे ठीक कर लेते हैं। रेमेडी से यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कर्मा फॉर द सेम प्लैनेट जिसका आपका नेगेटिव कर्मा ज्यादा है। सो द प्लैनेट विल गिव यू बोथ द रिजल्ट्स, तो आपको इतना फील नहीं होगा। ओके अच्छा, जो लेकिन जो हमारे बुरे कर्म का रिजल्ट है वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। यस लेकिन आप यस कहने का मतलब है कि उसका या तो असर कम हो जाएगा या हमें सहने की शक्ति आ जाएगी एक तरह से। यस, सिंपल सी बात है कि आपको एक एक कटोरी मिर्ची खानी है, दैट इज योर कर्मा। सो उसे कोई वापस नहीं लेके जाएगा, वो एक कटोरी मिर्ची तो आपको खानी ही होगी। लेकिन रेमेडीज से ये होगा कि जैसे ही आप वो एक कटोरी मिर्ची खाओगे उसके साथ साथ आपको एक बाउल में चीनी भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ सो आप एक चम्मच हम्म मिर्ची का खा रहे हो, देन आप थोड़ी सी चीनी खा रहे हो, फिर आप एक चम्मच मिर्ची का खा रहे हो, फिर आप थोड़ी सी चीनी खा रहे हो, तो आपको उतना पेन नहीं होगा। जी जी जी, ओके ओके, वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू, थैंक्स। अगर वैसे और आपको समझना है तो आप एक चीज समझिए, जैसे कि बारिश हो रही है, जी बारिश को हम नहीं रोक सकते, देयर इज नो वे टू स्टॉप द रेन, बट आपको एक छाता दिया जा सकता है जिससे आप कम भीगो। ओ और हाँ उससे अच्छा रेमेडी करना है तो रेनकोट, जिससे जी आप जी और कम भीगो। लेकिन हाँ बारिश तो अपनी जगह पे होती रहेगी। ओके ओके, ठीक है, और मैं भी हाँ जी। दूसरा ये भी है ना रचना जी, शास्त्र में गीता पढ़ लो ना, गीता में तो साफ लिखा है और सक्षम पढ़ा भी रहा है सब, भागवत गीता। इतनी बात तो देखिए, मैं भी कोई शास्त्र को ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया है। श्री कृष्णा ने एक बात बोली है कि भाई हर कर्म का फल मिलता है, मिलेगा। अच्छे करोगे उसका भी मिलेगा, बुरे करोगे उसका भी मिलेगा। यहाँ पर कोई भी कर्मा नलीफाई नहीं हो, मांडवाली नहीं होती वहां पर। मांडवाली समझते हो, बॉम्बे की भाषा है कि भाई ले दे के काम हो जाए, कि मैंने अच्छा किया बुरा किया चलो, है ना, मांडवाली कर लेते हैं कि भाई तो बीच का कर लेते हैं, है ना, अच्छे का नहीं आएगा बुरे का भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कर्मा, मतलब मुझे एक ही चीज याद है, मतलब मैंने ज्यादा नहीं पढ़ता मैं शास्त्र को, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाती है। भागवत गीता में इतना तो समझ में आ गया कि ये लिखा है भाई हर कर्म का फल मिलता है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, दोनों किया तो दोनों के मिलेगा। अब आपके कार्मिक डेट्स में, आपके बैगेजेस में, है ना, वो होता है ना हमारे यहाँ जो डेबिट क्रेडिट चलता है कि हमारा अकाउंट से एक मेंटेन होता है कि हमने कितना खर्चा किया, कितनी इनकम हुई। कभी कभी माइनस में पहुंच जाते हैं, कभी कभी हम न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी हम पॉजिटिव में होते हैं। ऐसे हमारे कर्मास हैं, ठीक है, तो अपने कर्मास को भर लो पॉजिटिव से, बस ये मतलब। चलो रमा जी। एक मिनट सर, कलर क्रिस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं क्या अभी यहाँ पे? हैंड रेस करिए क्योंकि एक ग्रेड आपको बतानी है। अच्छा, सारे हैं चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हम और ले लें फिर, क्योंकि आज दिन अच्छा है, आज मुहूर्त अच्छा है, और आज से मुझे ग्रेड पढ़ानी थी, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा सर 8 बजे क्लास मत रखिए, लेकिन फिर भी एक ग्रेड मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि हमारा एक स्टार्ट आज अच्छे मुहूर्त पे हो जाए ग्रिड्स का। तो अब जितने लोग बैठे हैं सभी को पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को पढ़ाएंगे। फिर कल से हम ग्रिड का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे कलर क्रिस्टल जेमस्टोन्स में। रमा जी का सर क्वेश्चन। हेलो। हाँ रमा जी बोलिए। अभी ये इनकी आवाज नहीं आ रही, मैंने 2-3 बार इनको पहले भी अच्छा करा है। चलो कोई नहीं, बता देते। एसके। एसके के नाम से कोई ज्वाइन है, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप। यस। हेलो सर, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर मुझे ये कोर्स करना था बट पेमेंट प्रॉब्लम है सर, 2-3 दिन बाद करूँ चलेगा? आप एक छोटा सा अमाउंट डाल आज के ही रजिस्ट्रेशन अमाउंट कर कर दो, दीजिए सब, छोटा जो आपकी क्योंकि मर्जी। आज मुहूर्त अच्छा है।
400 500 कुछ भी आप डाल दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर मुहूर्त में हो जाए, देन फिर आप कभी भी दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पे अभी आप देखेंगे तो एक क्रिस्टल ग्रिड है। ये ग्रिड जो है दिस इज फॉर एजुकेशन। अब इस ग्रिड को वैसे मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं और ये सारी चीजें क्या है, बट अभी बस ये समझ लीजिए कि आप ये जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं ना, जो पैटर्न बना हुआ है, ये बना बनाया मिल जाता है। किसी भी क्रिस्टल शॉप से आप लेंगे तो ये पैटर्न जो है आपको बना बनाया मिल जाएगा, और इसे आपको घर के नॉर्थ कॉर्नर पर इस पैटर्न को रखना है, और उसमें आपको ये ग्रिड क्रिस्टल से बनानी है। इसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स यूज हुए हैं? सबसे पहले आपको एक ऑरेंज क्रिस्टल बीच में रखना है, जो आप कार्नीलियन रखेंगे, या उसकी जगह आप येलो एगेट भी रख सकते हैं, कार्नीलियन या येलो एगेट। फिर ये जो सर्कल है, जो लोटस के बाहर का सर्कल है, यहाँ पे आपको टम्बल्ड फॉर्म में ग्रीन एवेंचुरिन को रखना है, और जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको टम्बल्ड फॉर्म में येलो सिट्रीन को रखना है, सिट्रीन। सो कार्नीलियन बीच में या येलो एगेट, उसके आसपास हमें एवेंचुरिन के टम्बल्स को रखना है, और आउटर पोर्शन में हमें येलो सिट्रीन को रखना है। अब ये जो येलो एगेट या कार्नीलियन आप बीच में रखेंगे ना, इसके नीचे आपको अपनी विश रखनी होती है लिखकर। वो सारा प्रोसेस हम कल करेंगे। कल का पूरा दिन कल की क्लास हम क्रिस्टल ग्रिड्स ही पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये एक ग्रिड में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक अच्छे मुहूर्त में हमारा ये टॉपिक चालू हो जाए। अगर घर में किसी को भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, आप ऑकल्ट सीख रहे हैं, अगर आपको इसको और ज्यादा एनहांस करना है, आपको चीजों को और ज्यादा ग्रास्प करना है, तो भी ये ग्रिड घर के नॉर्थ डायरेक्शन में बनाकर रखी जा सकती है। इसके कुछ नियम हैं, इसको चार्ज करना होता है, वो सारी बातें जो हैं वो हम कल करेंगे। लेकिन इस ग्रिड को आप नोट कर सकते हैं, इसकी फोटो ले सकते हैं अभी के लिए। अदरवाइज जो लोग कलर क्रिस्टल में, आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा कि हमको इस तरीके से एक ग्रिड बनाना है एजुकेशन के लिए घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। और इसको बनाने का जो समय है दैट विल बी शुक्ल पक्ष का, कोई भी दिन आप ले सकते हैं, बट कृष्ण पक्ष में इस ग्रिड को नहीं बनाया जाता। ओके, सो ऐसी काफी सारी ग्रिड्स हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, सो आई थिंक सर सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड अब हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। आप सभी को फिर से एक बार हनुमान हाँ जयंती की बिल्कुल बहुत करते बहुत हैं, क्योंकि शुभकामनाएं। अभी ना कुछ रिचुअल्स, क्योंकि आज आप सभी जानते हैं हनुमान जयंती है, तो कुछ रिचुअल्स अभी हमें करने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे एक ऐसा शुभ मुहूर्त आता है कि अगर इस दौरान जो भी आप मंत्र चैंट करते हैं, कोई भी आप इस तरह के रिचुअल्स करते हैं, तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो उसकी प्रोसेस की हमें तैयारी करनी है, और ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। तो एटलीस्ट ये शास्त्र ये बोलता है कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे का जो मुहूर्त है, मुहूर्त का मतलब होता है 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स आप सभी के लिए है ये। दिन के 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, रात के 12 बजे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, जो भी आप कार्य करते हैं वो शुभ मुहूर्त में काउंट होता है। एक जनरल रूल है सभी के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सभी के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल क्लास में। ऑल वेलकम। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बताना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको कहीं और नहीं मिल पाता। इसके पीछे बहुत गहन विद्या, तपस्या और संस्कृत की नॉलेज का होना बहुत जरूरी, तभी आप इन सब चीजों को डिकोड कर पाओगे। और ये सारे सूत्र ऐसा नहीं किसी एक टेबुलर फॉर्म में किसी एक ग्रंथ में मिलते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे सूत्र डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल ग्रंथ में
कॉर्डेड फॉर्म में संस्कृत में लिखी, जिनको सक्षम ने मतलब डिफरेंट क्लासिक टेक्स्ट पढ़कर एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए बहुत इजी वे से लेकर आए। तभी मैं कहता हूँ इस कोर्स का प्राइस मत देखना, ये प्राइस कुछ भी नहीं है जितनी मेहनत हमने की है। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी का, और आप सभी को एक बार फिर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जी एक मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साहस का प्रतीक है। हम आप एस्ट्रोलॉजी दुआ करेगा कि आपके जीवन से किसी भी तरह की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो और आप जीवन में मंगल की तरह साहसी बने, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर परिवार में हो वो मंगल महाराज दूर। इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। आज का जो एनर्जी एक्सचेंज है, जैसे सक्षम कहता है एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है ना। सिर्फ आप, इसलिए हम आपको ना अपना कार्मिक नहीं बनाते, हम क्या बोलते हैं कि आज का एनर्जी एक्सचेंज, लास्ट में क्या बोलता हूँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, या जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिएगा। कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, आज भी आपको सीखने को मिला है। चलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।